खबर राजधानी रांची से, जहां पर महिलाओं के साथ खास समुदाय की ओर से किए जा रहे अपराध और सदन में नारी शक्ति वंदन विधेयक के पारित न होने पर बीजेपी ने मशाल जुलूस निकालकर अपना विरोध जाहिर किया। नारी शक्ति वंदन विधेयक के पारित नहीं होने पर बीजेपी की ओर से देखिए विपक्ष को दोषी ठहराया गया और विरोध मशाल जुलूस के रूप में सड़कों पर आज नजर आया। बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस के साथ इंडी गठबंधन के तमाम नेता रहे। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि विपक्ष केवल महिला सम्मान की बात ही करता है, लेकिन संवैधानिक अधिकार देने से विपक्ष हमेशा कतराता है। वहीं रांची में महिलाओं के साथ खास समुदाय की ओर से दुष्कर्म की वारदात को लेकर बीजेपी का गुस्सा भी फूटा और इस तरह के अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर सख्त सजा की मांग की गई। कैसा परीक्षा हुआ? ही हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट था तो थोड़ा सा नर्वस थे, उतना पढ़े नहीं थे, पर हाँ सही था। करंट अफेयर ज्यादा था, इजी था, उतना टफ नहीं था। क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। तो ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर विरोध मशाल जुलूस के रूप में आज रांची की सड़क पर देखने को मिला। राजधानी में मशाल जुलूस निकालकर नाराजगी जाहिर की गई और नारी विरोधी होने का आरोप विपक्ष के ऊपर लगाया गया। कहा गया कि जिस तरीके से महिलाओं को संवैधानिक अधिकार देने के लिए बीजेपी प्रयासरत थी, उसमें अड़ंगा लगाने का काम, विरोध करने का काम विपक्ष की तरफ से किया गया। उधर से जाइए, इधर से कहाँ, उधर से पीछे तो लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद बीजेपी के तेवर कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रहे हैं। पीएम के संबोधन के बाद बीजेपी नेताओं ने भी अपने तेवर तल्ख कर दिए। रांची में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को महिला विरोधी करार दिया, तो कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए आरोपों से इनकार किया और बिल के मकसद और टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए। देखिए पूरी रिपोर्ट इस तरह से। कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में भ्रूण हत्या कर दी। महिला आरक्षण बिल पर बवाल, संख्या बल के अभाव में गिरा बिल, कांग्रेस पर हमलावर बनी बीजेपी, नारी समाज के अपमान का आरोप, बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस का पलटवार। 24 में करते हैं, हड़बड़ी क्यों? नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम लोकसभा में संख्या बल के अभाव में गिर गया। बीजेपी की ओर से इसे नारी सम्मान से जोड़ा गया था। हर एक जतन की गई कि इसे पारित कराया जाए। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कमान संभाली थी विपक्ष की हर एक शंका का समाधान करने की, लेकिन माहौल नहीं बदल सका और बिल लोकसभा में गिर गया। बिल गिरने के बाद पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया और कांग्रेस के साथ पूरे विपक्ष को निशाने पर लिया। अब बारी है बीजेपी नेताओं की। रांची में बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महिला आरक्षण बिल गिरने का आरोपी कांग्रेस को बताया और नारी समाज के अपमान का आरोप लगा दिया। और अफसोसजनक बात 17 अप्रैल को सिर्फ ये बिल नहीं गिरा, लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाली इंडी अलायंस के जितने भी नेतागण थे, वो लोग भारत के हर एक महिला की नजरों में गिर गए। ये अपने भविष्य को हंस रहा है। ये महिला को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि बीजेपी जब तक है, एनडीए जब तक है, महिला हमेशा सुरक्षित है। बीजेपी की ओर से निशाने पर आई कांग्रेस पार्टी भी पलटवार करने में पीछे नहीं हटी। दिल्ली में प्रियंका गांधी ने कमान संभाली तो झारखंड में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ पूरी टीम मैदान में उतर गई। कांग्रेस अध्यक्ष ने महिला विरोधी होने के आरोपों को तर्कों के साथ खारिज कर दिया। वहीं प्रदीप यादव और दीपिका पांडे सिंह ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आनन फानन में ये संशोधन पेश किया गया
और इतनी हड़बड़ी क्यों, जब अभी बंगाल, तमिलनाडु ये सब में चुनाव हमारे चल रहे हैं, हमारे माननीय सांसद वहाँ चुनाव कार्य में व्यस्त हैं। अपने अनुसार हम परिसीमन कर लें ताकि यह खिसकती हुई सत्ता हमारे हाथ में बरकरार रहे, हम सत्ता पर एन केन प्रकारेण काबिज रहे, इसके कुत्सित प्रयास है। 24 में करते तो कई महिलाएं आज सशक्त आवाज बन करके पार्लियामेंट और विधानसभा में अपनी बातों को रख रही होती, लेकिन इन्होंने 24 में नहीं किया। 29 में करेंगे कि 34 में करेंगे कि 39 में करेंगे, यह बातें भी साफ नहीं थी। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष ने नारी शक्ति का अपमान किया, जबकि विपक्ष की ओर से लग रहे आरोपों को तर्कों के साथ खारिज किया जा रहा है। महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद ये माना जा रहा है कि तमिलनाडु और बंगाल में आधी आबादी चुनाव और उसके नतीजों पर असर डाल सकती है। देखना दिलचस्प होगा महिलाओं की अगली रणनीति पर, साथ ही केंद्र सरकार और एनडीए की प्लानिंग पर। लोकसभा में बिल पर मिली हार को कैसे चुनाव में जीत में बदल पाती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। तो जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य पर महिला आरक्षण बिल पर पीएम और बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2023 में विपक्ष ने महिला आरक्षण को समर्थन दिया था, लेकिन अब बीजेपी महिलाओं का अपमान कर रही है। उन्होंने ओबीसी को आरक्षण से वंचित करने का आरोप लगाते हुए साफ कहा कि बीजेपी जब भी संविधान को छेड़ने जाएगी, विपक्ष उनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगा। प्रधानमंत्री ने, भाजपा का नेता तो झूठा है ही, इस देश का प्रधानमंत्री भी झूठा है। इस देश को, इस देश के बुनियाद को, इस देश के ताना बाना को, इस देश के संविधान को जब भी छेड़ने जाएगी, समस्त विपक्ष उनके मंसूबों को नेस्तनाबूद करेगा। झारखंड में कांग्रेस के साथ सरकार, लेकिन बंगाल और असम में कांग्रेस को छोड़ ममता का हाथ थामा। क्या हेमंत सोरेन का ये सेलेक्टिव गठबंधन जनता के साथ धोखा नहीं है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में मिले अपमान के बाद हेमंत सोरेन एकला चलो राह पर दिख रहे हैं। पहले असम में अकेले चुनाव लड़ा और अब बंगाल में टीएमसी का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में सियासी पारा हाई हो चुका है और बीजेपी का कहना है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। बदला या पॉलिटिकल प्रेशर गेम? जेएमएम बदला नहीं, बार्गेनिंग पावर दिखाएगी। असम में संकेत, बंगाल में विस्तार। क्या कांग्रेस को मिल रहा है अलर्ट सिग्नल? गठबंधन में तालमेल की कमी, ग्राउंड पर अलग अलग रणनीति। बिहार में अपमान, फिर असम और अब बंगाल। क्या कांग्रेस से जेएमएम बदला लेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि क्या जेएमएम और कांग्रेस की राहें अलग हो गई हैं। बंगाल में जेएमएम ने टीएमसी को समर्थन दिया है। ममता बनर्जी के समर्थन में हेमंत सोरेन खुद मैदान में उतर गए हैं और टीएमसी उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं। हेमंत सोरेन के बंगाल दौरे पर झारखंड में सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस जेएमएम गठबंधन पर सवाल उठाए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा मानती है कि मुख्यमंत्री जी आदिवासियों के सबसे बड़े नेता हैं पूरे देश के, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन अब तो कांग्रेस भी इत्तेफाक नहीं रखती, इसीलिए इनको पश्चिम बंगाल, बिहार और असम से बैरंग लौटा दिया, एक भी सीट नहीं दी, जबकि वहाँ आदिवासी बहुल बहुत इलाके थे। अब मुख्यमंत्री जी झारखंड में गलबहियाँ करते हैं कांग्रेस के साथ, वहाँ पे उनके कैबिनेट के कलीग्स हैं कांग्रेस के, और जाकर पश्चिम बंगाल में कहते हैं कि ममता बनर्जी जी का कोई ऑल्टरनेटिव है और बाकी सभी दल जो हैं वो विकास विरोधी हैं, यानी कांग्रेस को भी विकास विरोधी बता रहा है। तो ये कैसी राजनीति मुख्यमंत्री जी? बीजेपी के आरोपों पर जेएमएम ने पलटवार करते हुए कहा, बीजेपी को रोकने के लिए टीएमसी के पक्ष में प्रचार हो रहा है। वहीं कांग्रेस का भी कहना है कि उनका मकसद सिर्फ बंगाल में बीजेपी को हराना है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की जो रवैया रहा है उसके
विपरीत में हम लोग सारे जो पार्टियां हैं उनको एकजुट होना होगा और भाजपा धीरे धीरे डायनासोर की तरह पसर रही है, अपना पैर पसार रही है। उसके में माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जी का साथ देने का जो निर्णय है मुख्यमंत्री जी का, वो रहेगा और हम लोग वहाँ पश्चिम बंगाल में जो है ममता बनर्जी जी और टीएमसी को अपना सहयोग देंगे। हमें लगता है कि वो अपनी पार्टी देखे, भारतीय जनता पार्टी नकारे हुए व्यक्तियों को लेकर के संगठन खड़ा करने वाली भाजपा हमारे ऊपर प्रश्न खड़ा ना करे। हम पूरी तरह से इस राज्य में मजबूत हैं, हमारा महागठबंधन भी इस राज्य में पूरी तरह से मजबूत है और हमारा गठबंधन इस राज्य के लिए है और हम इस राज्य में पूरी मजबूती के साथ गठबंधन चला रहे हैं। झारखंड में गठबंधन के बावजूद बंगाल में जेएमएम ने न केवल कांग्रेस के खिलाफ स्टैंड लिया, ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि जेएमएम बिहार का बदला कांग्रेस से असम और बंगाल में ले रही है। अब सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस अब क्षेत्रीय दलों के सामने अपनी जमीन खो चुकी है? क्या जेएमएम खुद को किंग मेकर साबित करने के लिए कांग्रेस की बलि चढ़ा रही है? न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की, जो एक दिवसीय देवघर दौरे पर पहुंचे और हवाई मार्ग से सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी देवघर एयरपोर्ट पर पहुंचे और इसके बाद सीधे बाबा बैद्यनाथ मंदिर के लिए रवाना हो गए। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच विधि विधान से देखिए पूजा अर्चना बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से की गई। बाबा बैद्यनाथ से मंगल कामना करते हुए नजर आए। इस दौरान मुख्यमंत्री बाबा बैद्यनाथ मंदिर प्रांगण स्थित कई मंदिरों में भी गए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बनने के बाद भी बाबा के दर पर पहुंचे थे। बिहार राज्य से बाहर बतौर मुख्यमंत्री ये उनका पहला दौरा है। और जामताड़ा में जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा कड़े सुरक्षा घेरे में कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न हो चुकी है। 12 परीक्षा केंद्रों पर कुल 3,624 अभ्यर्थी में से पहली पाली में 2,262 और दूसरी पाली में 2,261 अभ्यर्थी शामिल हुए। कड़े प्रशासनिक निगरानी के बीच अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा देने के बाद निकले अधिकांश परीक्षार्थियों ने प्रश्न को सिलेबस के अनुरूप ही कहा और इस पर संतुष्टि जाहिर की। हालांकि यहां पर सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स और जेबीसी हाई स्कूल परीक्षा केंद्र के कई परीक्षार्थियों ने परीक्षा केंद्र में मूलभूत सुविधाओं के अभाव होने का आरोप जरूर लगाया। ही हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट था तो थोड़ा सा नर्वस थे, उतना पढ़े नहीं थे, पर हाँ सही था। करंट अफेयर ज्यादा था, इजी था, उतना टफ नहीं था। क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं था, बहुत आसान भी नहीं था। कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगा। अच्छी प्रिपेयर सेट की थी, लेकिन कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स क्वेश्चन में थे, जैसे कि वो जेपीएससी लेवल पे उस तरह के मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। बहुत ज्यादा 2-3 क्वेश्चन मैंने देखा कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थे क्वेश्चन में। फर्स्ट वाला तो काफी इजी था पेपर फर्स्ट। सेकंड वाला थोड़ा बहुत फैक्चुअल था, तो जो अच्छे से याद किया होगा, अच्छे से जो रटा होगा, उसके लिए सेकंड पेपर भी इजी रहा होगा, तो ठीक था पेपर का लेवल। दूसरा सेटिंग से काफी इजी था, पीवाईक्यू उससे काफी मैच किया। पहला पेपर थोड़ा सा था नॉर्मल जैसा, सेकंड जो सेटिंग में था उसका एग्जाम तो काफी इजी था। ज्यादातर क्वेश्चन पीवाईक्यू से था ज्यादा क्वेश्चन और स्टैटिक्स से क्वेश्चन ज्यादातर था। जमशेदपुर में जेपीएससी की पीटी परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। जिले में 60 परीक्षा केंद्र पर 26,560 परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए। परीक्षा को लेकर सेंटर पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए थे। अब तक झारखंड में जितनी भी परीक्षाएं हुई, सभी परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोप लगते रहे थे, जिसे लेकर परीक्षार्थी थोड़े सशंकित जरूर नजर आए। लेकिन पेपर लीक का मामला सामने नहीं आने पर परीक्षार्थियों के चेहरे पर खुशी नजर आई। परीक्षार्थियों ने बेहतर नतीजे की उम्मीद जाहिर की। हमेशा तो लीक होता है, लेकिन पता नहीं, वो तो हम लोग लिख देते हैं, आगे क्या करती है सरकार। मेहनत करके आए हैं और आगे भी मेहनत, क्या बोलेंगे? मेहनत करते हैं तो सरकार को देखना चाहिए कि बच्चे इतना मेहनत करते हैं तो रिजल्ट अच्छा करना चाहिए। अच्छा रहा,
तैयारी अच्छी थी इसलिए अच्छा रहा। क्वेश्चन उस तरह से सेट किया गया था कि देखने में डिफ़िकल्ट लगे, बट अगर प्रिपरेशन है तो वो डीप अंडरस्टैंडिंग से समझ में आ जा रहा था कि क्या है। यही कहेंगे कि अगर विद्यार्थी थोड़ा मेहनत करके आए हैं तो बिल्कुल उनके लिए सब कुछ पढ़ा हुआ लगेगा। क्या जिस तरह झारखंड पेपर लीक हो रहा था इस बार लग रहा है कि सब कुछ सही है। अब तक तो ऐसी कोई खबर नहीं आई है, वरना कई बार ऐसा भी होता है कि घर पहुंचकर खबर आती है। उम्मीद करते हैं कि इस बार वैसा ना हो। और धनबाद से बड़ी खबर आ रही है। धनबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। भगोड़ा प्रिंस खान गैंग पर कार्रवाई की गई और करीबी सैफी उर्फ मेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हावड़ा एयरपोर्ट से इस शख्स की गिरफ्तारी हुई है। डीएसपी नौशाद आलम की तरफ से पूरी टीम ने इस पर काम किया और आरोपी से इस वक्त गहनता से पूछताछ जारी है। एसएसपी प्रभात कुमार ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त जहां पर वासीपुर के डॉन के नाम से ये शख्स मशहूर, उसके एक करीबी की गिरफ्तारी की गई है और अब उससे पूछताछ गहनता से की जा रही है। एसएसपी प्रभात कुमार ने इस गिरफ्तारी को लेकर पुष्टि भी की है। धनबाद पुलिस को ये बड़ी कामयाबी, जिसके लिए धनबाद पुलिस लंबे वक्त से इंतजार कर रही थी। अगली बड़ी खबर चाईबासा से, जहां पर चाईबासा ब्लड बैंक कांड में बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी लैब टेक्नीशियन को गिरफ्तार कर लिया गया है। मनोज कुमार को पुलिस ने पकड़ लिया है। 5 बच्चों को संक्रमित खून चढ़ाया गया था, जिसके बाद से लगातार इस शख्स की तलाश चल रही थी। हाईकोर्ट से वारंट इसको लेकर जारी किया गया था। पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज होना और उसके बाद अब कार्रवाई इस रूप में कि आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। लंबे वक्त से यह हालांकि फरार चल रहा था। रांची से शख्स को पकड़ा गया है और अब इस मामले की गहनता से जांच आगे बढ़ती हुई। अगली खबर जमशेदपुर से, जहां के बहरागोड़ा में स्वर्ण रेखा नदी के किनारे संदिग्ध विस्फोटक मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची भारतीय सेना की टीम ने जांच की और इसे जिंदा बम होने की आशंका फिलहाल जाहिर की जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि पिछले 3 दिनों से नदी के किनारे भारी धातु जैसी वस्तु देखी गई थी। सेना के अधिकारी कैप्टन आयुष कुमार सिंह के नेतृत्व में जांच चल रही है। बम की प्रकृति और उसकी क्षमता का अध्ययन किया जा रहा है और इसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे मुख्यालय भेजा जाएगा और उसके बाद ही इसे निष्क्रिय करने की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। एहतियातन इस वक्त जो कदम उठाए गए हैं, इलाके की घेराबंदी की गई और लोगों की आवाजाही को यहां सीमित किया गया है। और रांची जब 26, 27 और 28 जून को चित्रपट झारखंड फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होने वाला है और सरला बिरला विश्वविद्यालय रांची में इस फेस्टिवल का आयोजन, जिसमें 12 विषयों पर फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें झारखंड का इतिहास, जनजातीय समाज, महिला सशक्तिकरण, ग्राम विकास समेत कई प्रासंगिक और रचनात्मक विषयों से जुड़ी फिल्में इसमें प्रदर्शित की जाएंगी। इसका मकसद नए फिल्म निर्माताओं की तलाश को लेकर एक सार्थक पहल करना है, ताकि झारखंड में भी अच्छी और सार्थक फिल्में बन पाएं। यह जो फेस्टिवल है मुख्य रूप से झारखंड के युवाओं को केंद्रित करके किया जा रहा है। ऐसा आयोजन किया था फिल्म फेस्टिवल का, जिसमें झारखंड के युवा लोग काफ़ी उत्साह से आए थे और लगभग 125 फिल्में उन्होंने जमा किया था। काफ़ी अच्छी फिल्में झारखंड के निर्माता बना रहे हैं और उसमें से हम लोगों ने 60 फिल्म का स्क्रीनिंग किया था। इस बार ही आशा है कि हमको लगभग 150 से अधिक फिल्में आएगी और हम लगभग 100 फिल्मों का स्क्रीनिंग कर पाएंगे।